और मैं एक शराबी हूँ। हाय भगवान शेषराज की भाई। असीम कृपा है। हाय हाय हाय। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है, आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही मार्के का ये सब्जेक्ट रखा है दोस्तों। हम जैसे शराबियों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये कि हमारी जिंदगी और मौत का सवाल होता है दोस्तों। इससे इतनी खराब हालत में मैं ए में आया कि जब मैं आया था दोस्तों, तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि इस शराबीपन से मैं निकल पाऊंगा। विश्वास ही नहीं हो रहा था और ये भी विश्वास नहीं था दोस्तों कि शराब बंद तो हो ही जाएगी और साथ में जिंदगी भी इतनी अच्छी हो जाएगी। जिस तरीके का अल्कोहलिज्म भोग कर मैं ए में आया था दोस्तों, तो कोई उम्मीद पालना ही गलत था। जब मैंने पहली बार शराब पी थी दोस्तों, 4 दोस्तों के साथ में, तो कभी नहीं सोचा था दोस्तों कि मैं इस शराब की वजह से इतना बर्बाद होऊंगा, इतना बदनाम हो जाऊंगा। मैंने जो शराब पी पहली बार दोस्तों, तो आज भी याद है, किसी गम में, तनाव में, समस्या में और परेशानी में नहीं पिया था, जबकि ये सारे हालात मेरे थे। घर में मैंने अपने पिताजी का शराबीपन देखा था बचपन से ही और अच्छे तरीके से जानता था कि एक शराबी कैसे खुद बर्बाद होता है और उसका परिवार कैसा तकलीफ में रहता है। एक छोटा परिवार होने के बाद में भी पिताजी के शराबीपन की वजह से दोस्तों बड़ी तकलीफ में थे हम। शराबीपन से मेरे पिताजी की नौकरी गई, वो बार बार बीमार रहा करते थे और घर का सारा जिम्मा कहीं तो भी मेरी माँ पर आ गया था। मेरी पढ़ाई शुरू थी और बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो पढ़ाई चल रही थी मेरी, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से जारी रखी थी और साथ में पढ़ाई के साथ साथ मेरे अंदर में और भी कुछ गुण थे। लोगों से मेल जोल बढ़ाना, सामाजिक कार्यों में रहना, गाना अच्छा गाता था, कुछ कविताएं शायरी लिखने का शौक मुझे से लग गया था कॉलेज में जाने के बाद। तो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने दोस्तों अपनी लाइफ, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बिल्ड किया था। बचपन से ही तारीफें सुन सुन के मैं बड़ा हुआ था कि देखो कितनी खराब परिस्थितियों में भी ये अच्छी पढ़ाई कर रहा, अच्छा 4 लोगों में इसका मान सम्मान है, अच्छे लोगों में बैठक है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि वो जो तारीफें सुन सुन के जो मैं बढ़ रहा था ना, तो उसी ने आगे चल के मेरा घात कर दिया, क्योंकि इन तारीफों ने कब मुझे एक ईगोइस्ट पर्सनालिटी बना दिया, एक अलग प्रकार का अहंकार मेरे अंदर में जगा दिया कि मैं कुछ तो भी अलग हूँ, मैं कुछ तो भी विशेष हूँ। देखो अपन क्या हासिल कर रहे हैं अपनी बदौलत। ये एक मेरे मन में भाव धीरे धीरे बढ़ने लग गए। एजुकेशन किस फील्ड में जाना है ये मैंने तय किया था, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करना ये मैं तय कर रहा था। मेरी पढ़ाई के लिए मुझे कोई बताने वाला नहीं था और बहुत जल्दी कम उम्र में सारे महत्वपूर्ण फैसले मैं खुद ले रहा था। और यही चीजें दोस्तों मेरे अंदर में एक प्राइड पैदा कर रही थी कि मैं कुछ विशेष हूँ, मैं अलग हूँ, मैं सब चीजों में सक्षम हूँ। और जब पहली बार शराब सामने में आई, मजे के लिए ही दोस्तों वो शराब मैंने ली थी, लेकिन मेरी परिस्थितियां शराब पीने की बिल्कुल नहीं थी।
कि जिस आदमी ने शराब की बर्बादी देख चुकी है, जो पढ़ा लिखा है, 4 अच्छे लोगों में उसकी बैठक है, घर में ही नहीं बाहर में भी मैंने शराब से बर्बाद होते हुए लोगों को देखा हूँ। ये भी लोगों से सुना हूँ कि शराब एक खराब चीज है, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर भी मैंने शराब क्यों पी? तो वो जो बिग बुक में लिखा है दोस्तों, चैप्टर 5 में, हमारी सारी समस्याओं की जो जड़ है वो है दोस्तों हमारा सेल्फिशनेस और हमारा सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी हमारा स्वार्थीपन और हमारी आत्म केंद्रितता। और ये दोनों चीजें अगर कोई पैदा करता होगा तो वो है दोस्तों मेरा प्राइड, मेरा घमंड। कुछ मैनेज कर लेंगे, कुछ नहीं होता, अपने लिए जियो, अपनी सुकून अपनी शांति के लिए जियो। और इस तरीके से मेरी जिंदगी में वो शराब आई थी। बड़ा अच्छा लग रहा था दोस्तों कि पहले पहले मैं मेरे इलाके के उन लोगों के साथ में बैठ नहीं पाता था कि जो शराब पीते थे। जो नहीं पीने वाले हैं और जो पीने वाले हैं, उनकी दो अलग कैटेगरी होती है, दो अलग ध्रुव पे रहते हैं वो। पीने वाले नहीं पीने वालों को अवॉइड करते और नहीं पीने वाले पीने वालों को बिल्कुल अलग ढंग से देखते हैं, नफरत के दृष्टिकोण से। तो जब मैंने थोड़ी थोड़ी पीना शुरू किया तो मैं दोनों बैठक में बैठने लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, नहीं यार मुझे मेरा सब तरफ बैठक है अभी, सब लोगों में मैं बैठता हूँ, कहीं पे भी अपनी बैठक हो सकती है, सब में मैच हो सकते हैं। लेकिन नहीं पता था दोस्तों कि ये जो मैं अपना मजा चैन सुकून जो ढूंढने के लिए शराब की तरफ में मैं जा रहा हूँ, तो वो आखिरकार मुझे पूरी तरीके से बर्बादी के रास्ते पे लेके जा रहा है। धीरे धीरे शुरुआत में तो लोगों को पता नहीं चला कि मैं शराब पीता हूँ, बड़ा छुप छुपा के और बहुत कम मात्रा में मैं पीता था। लेकिन दोस्तों शराब अपना रंग दिखाती है। शायद मुझे लगता है कि मैं एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी लेके ही पैदा हुआ था। जो मेरी जिंदगी में जो पहली होली आई थी पीना शुरू करने के बाद, उसी ने वो बता दिया था, हिंट दे दिया था कि तू पूरा अल्कोहलिक पर्सनालिटी है। लेकिन तब नहीं समझता था ना कि ये अल्कोहलिज्म क्या है, अल्कोहलिक कौन होता है, आगे चल के मैं इतना कंप्लीट इसमें फंसने वाला हूँ, नहीं मालूम था। तो मेरी पहली होली में उन्हीं दोस्तों ने जिनके साथ पहली बार शराब पिया था, तो बोले आ जाना, बोले मजा करेंगे। और उस पहली होली में मैंने इतनी शराब पी, आज तक नहीं मुझे मालूम कि मैंने कितनी प्रकार की शराब पी थी और कितनी शराब पी। जब मेरी नशा फटी तो मैं देखा कि किसी के घर की खटिया पे मैं पड़ा हुआ हूँ, 5-6 लोग मुझे घूर रहे हैं और मेरे साथ वाले दोस्त बोल रहे हैं, अरे ये कभी पीता नहीं, बोले कभी कभार पीता है, बोले और थोड़ी ज्यादा हो गई, बोले। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा, एक थोड़ी सी गिल्टी फीलिंग आई, आत्मग्लानि आई कि यार गलत हो गया। लेकिन हम लोग ऐसे इगोइस्ट और अपने आप को अलग समझने वाले लोग हैं कि थोड़ी ही दिनों के बाद में ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है हमारे लिए और हम सेल्फ जस्टिफिकेशन यानी अपना समर्थन करना शुरू कर देते हैं। लोग भी बोलते हैं, फिर हम भी बोलना शुरू, अरे हो जाता है कभी कभार, ले लिए तो क्या होता है, हो गई थोड़ी सी ज्यादा। लेकिन ये जो सेल्फ जस्टिफिकेशन है, अपनी गलतियों का समर्थन करने की जो आदत है, वही आखिर दोस्तों हमको और उस खाई में डालते जाती है। ये जो सबक मिला था, मैं उस सबक को नहीं सीख पाया और धीरे धीरे मेरी जिंदगी में दोस्तों वो शराब जो है वो बढ़ते चले गई। कभी कभार पीने वाला, किसी न किसी के साथ पीने वाला, कब मैं अकेले शराब पीने लगा, कब मेरी शराब की क्वांटिटी बढ़ते गई, पता ही नहीं चला। इधर जिंदगी के
फ्रस्ट्रेशन खड़े होने शुरू हो गए थे। बराबरी के लोग आगे बढ़ रहे थे, मैं पीछे रह रहा था। जो घर की परिस्थितियां खराब थी, इन सारी चीजों की वजह से दोस्तों मैं अपनी भावनाओं को मैं कहीं तो भी काबू नहीं रख पाया। और वो जो फ्रस्ट्रेशन, जो निराशा, हताशा जो थी, एक रिजेंटमेंट, खुन्नस घर के लोगों के प्रति, खासतौर पे पिताजी के प्रति, बाहर के लोगों के प्रति, आखिर इन चीजों ने दोस्तों मेरी शराब को पूरी तरीके से बढ़ाने का काम कर दिया। और बहुत ही जल्दी दोस्तों मैं 24 घंटे का शराबी बन गया। सवेरे उठते बराबर मुझे शराब लगती थी। जिस दिन मुझे रात को शराब नहीं मिली तो रात भर मैं उल्लू के जैसा जागता था। यानी कंप्लीट एडिक्शन में आ गया था मैं। जो चीजें मैंने शुरुआत में, मुझे जब लोग समझाते थे तो मैं बोलता था कि अपना बाकी के लोगों के जैसा नहीं है। मैं उधार नहीं पीता, मैं गाली गलौच नहीं करता, मैं झगड़े फसाद नहीं करता, मैं कितनी भी पी लूं तो नियंत्रण में रहता। दूसरों की तुलना जो मैं करता था कि देखो ये थोड़ी पीते हैं और साला ज्यादा का तमाशा बताते हैं। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में खुद होने लगी। लेकिन दोस्तों मैं मानने को तैयार नहीं। कई बार दोस्तों मैं पार्टियों में मैं ब्लैकआउट में चले जाता था और मेरे जो नजदीक के लोग थे वो मुझे उठाकर लाने लगे। कई बार मैं मुंह के बल पे गिरा और 15-15 दिन अपने चेहरे के दाग छुपाने के लिए मुझे रुमाल बांध के रहनी पड़ती थी। लोग पूछते थे क्या हुआ, तो मैं बोलता था बाथरूम में स्लिप हो गया। तो एक मेरे दोस्त हमेशा मजाक करते थे मुझे कि यार बोले ये शेषराज का जो बाथरूम है ना, इसका काम जरा करना पड़ेगा बोले, साफ सफाई का। ये बार बार बोले बाथरूम में ही स्लिप हो जाता है बोले। तो दोस्तों ये ऐसा झूठ बोलना चालू हो गया था मेरा। और आखिरकार दोस्तों ये जो 24 घंटे की शराब है, इसने मेरी जिंदगी के हर फ्रंट को खराब करना चालू कर दिया था। पढ़ लिख के एक अच्छे व्यवसाय में गया। उस व्यवसाय में भी मैं दारू की बोतल ही लेकर गया था और वो व्यवसाय दोस्तों शुरू होने के पहले ही मैंने खत्म कर दिया। बराबरी के दोस्त भाई सब सेटल हो रहे थे, शादियां हो रही थी, मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मेरी हालत खराब हो रही थी। जो नाम मैंने कम उम्र में कमाया था वो सारा नाम मट्टी पलीद हो गया था। लोगों ने मुझे रिस्पांस देना, मुझे बुलाना सब बंद हो गया था। मेरे दोस्त मुझे बहुत चाहते थे और उन्हें मेरे लिए बहुत करने की कोशिश की। दोस्त एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे एक बार AA की मीटिंग में भी ले गया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो AA की मीटिंग है। 10 मिनट बैठने के बाद वो बाहर लेकर गया और बोले चलो, बोले। बोला क्या हुआ? अरे बोले तुम यहाँ टिक नहीं पाओगे, सब यहाँ भगवान, ईश्वर, वो उच्च शक्ति सब चल रही है बोले, और मैं जानता हूँ बोले कि तुम यहाँ नहीं टिकोगे। मुझे मालूम ही नहीं था कि दोस्तों ये अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग। तो मेरे दोस्तों ने भी काफी कोशिशें की थी दोस्तों, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। और आखिरकार दोस्तों 2003 में मैं भयानक बीमार गिरा। मुझे टीबी हो गई, एक पांव से लंगड़ापन आ गया और मैं पूरी तरीके से हड्डियों का ढांचा बन गया था। जो भी देखता था वो बोलता था दोस्तों ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा दोस्तों कि मैं उस बीमारी में बचा। कहीं तो भी एक एक्सेप्टेंस उस बीमारी के दौरान आया था कि नहीं यार ये शराब की वजह से हो रहा है।
अपन बर्बाद हो गए हैं, और ऐसे ही अपन पीते रहेंगे तो बिल्कुल देर सवेर अपनी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों, मैंने उस बेड पे पड़े पड़े मैंने विचार किया था कि नहीं, अब इसके बाद शराब नहीं पिएंगे, अब यहाँ से एक नई जिंदगी चालू करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो ए में आने के बाद में पता चलता है कि ये सारी चीजें कभी कभी हमारी कंडीशनल होती है, यानी परिस्थितियां ही ऐसी होती है कि हमको, हमारे पास कोई चारा नहीं होता इस बात को स्वीकार करने का। लेकिन जैसी परिस्थितियां नॉर्मल होती है तो वैसी ही हम अपने पुराने रवैये पे आ जाते हैं। हमारा जो ईगो है वो फिर जाग जाता है, और वो हमारा ईगो हमको समझाता है, अरे कुछ नहीं हुआ ना, होता है, चलता है, अब इसके बाद में नहीं करेंगे, लिमिट में पीते जाएंगे, कभी कभार पीते जाएंगे, ब्रांड बदलेंगे। और मेरे साथ में भी दोस्तों फिर एक बार वही हुआ। 11 महीने के बाद मैं अपने काम धंधे पे लौटा, और ऐसे ही 4 लोगों के साथ में एक बार में मैं बैठा और पूरा ठान के बैठा था दोस्तों कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन जब उन्होंने ले थोड़ी सी है, कुछ नहीं होता, इंग्लिश है, और बहुत ही कम मात्रा में उन्होंने शराब मेरी जिंदगी मेरे प्याले में डाली, और कब 11 महीने के बाद मेरी जिंदगी में वो फिर पता ही नहीं चला दोस्तों। वो जो सारा बेड पे पड़े पड़े मैं जो ठान रहा था कि अब इसके बाद दारू नहीं पीऊंगा, एक नई जिंदगी जीऊंगा, वो सब मैंने शराब के पहले घोट में घोल के पी लिया। और कुछ ही दिनों में दोस्तों मेरे हाल फिर जैसे के वैसे। आखिरी दिनों में हालत इतनी खराब थी दोस्तों कि मैं चक्कर आकर गिरता था, हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे, और मुझे पता भी नहीं रहता था कि उस वक्त क्या हुआ। और एक नया आघात ये हुआ था कि एक सोशल बायकॉट हो गया था मेरा। जो बची खुची सहानुभूति थी लोगों की वो भी खत्म, दोस्त भाई रिश्तेदार पड़ोसी बिल्कुल नफरत करने लग गए थे। और इस तरीके से दोस्तों जो जिंदगी में अकेलापन आया, वो सारा अकेलापन मैं दारू के घोल में घोल के पीने लगा। सवेरे शाम दारू के अड्डों पे बैठना। आज पता चलता है दोस्तों कि मैं 2-2, 3-3 घंटे सवेरे शाम दारू के अड्डों पे क्यों पड़ा रहता था। वो मेरी जिंदगी का एक लोनलीनेस था दोस्तों, कि अब मुझे कोई समझने वाला नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं सकता, कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहा, मैं कितना परेशानी में हूँ। और उसको दूर करने के लिए मैं शराब का सहारा ले रहा था। तो कहीं तो भी ये जो मेरी परिस्थितियां हो गई थी दोस्तों, मुझे लगता था कि नहीं यार, शराब बंद होनी चाहिए। और ईमानदारी से दोस्तों मैंने इसके लिए कोशिशें भी की, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की। आसपास के डॉक्टरों के पास जाता था, एक बार एक सरकारी हॉस्पिटल में चले गया, एक बार एक व्यसन मुक्ति केंद्र में खुद ही मैं भर्ती होने के लिए चले गया था, लेकिन मैं वहां एडमिट नहीं हो पाया। तो मैंने प्रयत्न किए दोस्तों, अपने विल पावर का भी मैंने उपयोग किया, लेकिन इतना होने के बावजूद आखिर कारण क्या था कि मैं ना तो शराब सीमित मात्रा में पी पा रहा था, ना ही मैं दोस्तों उसको छोड़ पा रहा था। कंडीशनली बीच बीच में शराब बंद हो जाती थी, या तो एक दिन पहले बहुत ज्यादा पी लिए और सवेरे उठने की ही ताकत नहीं है, बिस्तर पे ही सवेरे पिताजी पानी लाकर दे रहे, खाना लाके दे रहे, बाथरूम जाने की वक्त हाथ पकड़ कर लेके जा रहे, ऐसी परिस्थितियां होती थी। तो जब शराब पीने के लिए बाहर जा ही नहीं सकता, तो ऐसी परिस्थिति में ड्राई रहता था, या फिर जब कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो ड्राई रहता था। और इतनी परिस्थितियां खराब होने के बाद भी मुझे उससे आजादी मिल नहीं रही थी दोस्तों। थैंक गॉड दोस्तों कि 2007 में अगस्त में मुझे ए का मैसेज मिला, और अब मैसेज देने वाला मेरा एक अल्कोहलिक फ्रेंड था, जो मेरे ही जैसा शराबी था,
और दोस्तों उसका शराबीपन मैंने नजदीक से देखा था, हम साथ में ही शराब पिया करते थे। वो 2 महीने से दारू से दूर था। जब उसने ए का मैसेज दिया तो मुझे याद ही नहीं आया था दोस्तों कि मैं पहले भी ए में जा चुका हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं नशे में भी था और मुझे मालूम भी नहीं था कि वो ए थी। जब मैं पहले एक बार एक मेरे नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने जब ले गया, लेकिन अब जब दोस्तों मैं दोबारा 2007 में ए में जब आया, तब तक दोस्तों मेरी जिंदगी की पूरी वाट लग चुकी थी और मुझे साफ साफ दिख रहा था कि अगर मैं ऐसे ही पीते रहूंगा, गए है, यानी एक इच्छा जाग गई थी दोस्तों कि नहीं, मुझे शराब से दूर रहना है। मैं भी एक अच्छी, और उसका सबसे ज्यादा श्रेय जो है वो मेरे उस दोस्त को जाता है, अल्कोहलिक दोस्त को, कि उसका मैंने शराबीपन देखा था और वो शराब से दूर था। तो एक मुझे विश्वास बैठा कि नहीं यार, ये शराब से दूर हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा एक इगोइस्ट बेवड़ा इतना भी आसानी से मानता नहीं है। एक ही इलाके में हम रहते थे, तो बैठकर हम बातें करते थे और वो मेरा दोस्त मुझे ए क्या है, ए की मीटिंग में क्या होता है वो बताता था। लेकिन जब भी मीटिंग चलने की बात करता था तो मेरा होशियार दिमाग जागता था, चालाक दिमाग, और मैं उसको बोलता था मीटिंग में जाने की क्या गरज है, यही पे बताते जाओ ना क्या होता है क्या नहीं। उस दोस्त को धन्यवाद, उसने मुझे बोला नहीं, बोले ऐसा नहीं है, आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप शराबी क्यों बने, क्यों इस तरीके से शराब पी रहे थे, और शराब से दूर रहने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा। आखिरकार दोस्तों पहले पहले ना नुकर करते करते मैं कहीं तो भी तैयार हुआ और अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया। पहले ही दिन मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं दोस्तों, लेकिन पहले ही दिन से इस मीटिंग से मैं जुड़ गया। 2-4 दिन से मैं पहले ही शराब से दूर था और जिसकी वजह से दोस्तों मीटिंग में जो कुछ भी चल रहा था, जो भी अनुभव बांटे जा रहे थे, वो मैं समझ पा रहा था। जब मीटिंग खत्म होने के बाद में सबने मेरी पीठ पे हाथ फेरा और बोले आते रहो, इसी प्यार और अपनेपन के लिए मैं सालों से तरस रहा था दोस्तों। ये जो प्यार और अपनापन मिला दोस्तों, इसने बिल्कुल फेविकॉल का काम कर दिया। ऐसे ही इस मीटिंग में जुड़ गया दोस्तों। मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो जुनून, जो पागलपन मैंने दारू के मामले में लगाया था, वही जुनून और वही पागलपन ए के मामले में पैदा हो गया। और शुरुआत में मैंने निरंतर मीटिंगें की, और वो भी शुरू से प्रार्थना शुरू होने के पहले ही मीटिंग में पहुंचता था और पूरी मीटिंग करने के बाद ही मैं निकलता था। और उसका फायदा हुआ जब मैंने दोस्तों इस बीमारी को सुना, अल्कोहलिज्म, इसके जब लक्षण सुने, तो मेरे पास में कोई रास्ता ही नहीं बचा दोस्तों। मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर ए में आने के बाद भी अगर किसी ने सिर्फ इतना ही बोला रहता यार दारू छोड़ दे, तो भी मेरी दारू छूटती नहीं थी। लेकिन जब मैंने अल्कोहलिज्म आप लोगों के अनुभव से सुना दोस्तों, मेरी अपनी वास्तविकता पता चली। मैंने इस बात का एक्सेप्टेंस तो दे दिया था कि हाँ यार, शराब की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त अनमैनेजेबल हो चुका है। लेकिन सरेंडर आने का था दोस्तों। सरेंडर का मतलब है पूरी तरीके से समर्पण, 100% शरणागति, अपनी पावरलेसनेस और अपनी होपलेसनेस को स्वीकार करना कि मैं शराब के मामले में कमजोर हूँ और मैं एक बिल्कुल आशा खो चुका इंसान, होपलेस केस। ये चीजें मेरे अंदर में तब आई दोस्तों जब मैंने अल्कोहलिज्म डिजीज को सुना। जब मुझे बताया गया कि मैं एक ऐसी बीमारी में फंसा हुआ हूँ कि जो अब जिंदगी भर मरते दम तक मेरे साथ में रहने वाली है। एक एलर्जी का पार्ट शेयर किया गया कि जो मुझे और बाकी शराब पीने वालों को अलग करती है। और उस पार्ट को सुनने के बाद में
कहीं तो भी मैंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मैं एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी बन चुका हूँ। जो अनुभव बताए जा रहे थे, मैंने अपने 15 साल के जीवन में झांका तो ऐसा मेरे साथ में अनगिनत बार हुआ था कि मैं कभी 4 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 15 दिन दारू से दूर रहता था, और उसके बाद में जब भी मन में विचार आता था कि पहले जैसी नहीं पिएंगे, थोड़ी सी पिएंगे, और थोड़ी पीने के लिए जब मैं जाता था दोस्तों, तो थोड़ी पीकर मैं कभी वापस नहीं आता था। जबकि मेरे ही जैसे और लोगों को मैंने पीते हुए लोगों को देखा था, उनके साथ में मेरे जैसा नहीं होता था। जिन 4 दोस्तों के साथ में जिंदगी में पहली बार मैंने शराब पी थी, उसमें से कोई भी मेरे जैसा अल्कोहलिक नहीं बना, और उसमें से जो कुछ दोस्त थे, उन्होंने तो बाद में दारू भी बंद कर दिए थे। फिर ये जो चीज है वो मेरे साथ में ही क्यों हुई? तो बीमारी को सुनने के बाद में मुझे इस बात को कबूल करना पड़ा दोस्तों। ये एडमिट करना पड़ा कि मैं उन बाकी पीने वालों से अलग हूँ। मेरा जो शरीर है अब वो बदल चुका है, और अब मैं कभी भी जिंदगी में सीमित मात्रा में कंट्रोल में शराब नहीं पी सकता। और तब जाके दोस्तों मैंने सही मामले में सरेंडर किया, पूरी तरीके से सरेंडर। ए में बोला जाता है दोस्तों कि जब तक मैं सरेंडर नहीं करता हूँ, जब तक मैं पूरी तरीके से शरणागति स्वीकार नहीं करता हूँ, हार नहीं मानता हूँ, मेरी जीत के रास्ते नहीं खुल सकते। 12 कदमों का प्रोग्राम बताया गया है दोस्तों, और इन 12 कदमों में ये जो पहला कदम है, स्टेप नंबर 1, यही एक ऐसा कदम है कि जो मेरे जैसे शराबी को 100% लेना पड़ता है। आज जब हम देखते हैं ए में आने के बाद में भी कई लोग बार बार शराब की तरफ में जाते हैं, और हजारों कारण वो देते रहते हैं। कोई बोलता है कि इस वजह से पिया, कोई बोलता है उस वजह से पिया। एक मेंबर बोलता है कि ऐसे 32,000 कारण है, और दूसरे मेंबर बोलते हैं कि एक शराबी के सर पे जितने बाल होते हैं ना, उतने कारण उसके पास में मौजूद होते हैं। लेकिन दोस्तों, शराब नहीं पीने का एक ही कारण है, और वो है दोस्तों अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना कि क्या मैं सीमित मात्रा में पीने वाला शराबी हूँ? क्या मैं शराब को कंट्रोल वे से पी सकता हूँ? और क्या मेरी जिंदगी मैनेजेबल है मेरे अपने हाथों या नहीं है? जब मैंने इस बात पे गौर किया दोस्तों, तो मुझे ये मानना पड़ा, ये कबूली देनी पड़ी कि मैं शराब के मामले में पावरलेस हूँ। मेरे 15 साल के अनुभव वो बता रहे थे, और अपनी जिंदगी भी मैं खुद अपने हाथों मैनेज नहीं कर सकता। हो गई, शादी होने का नाम नहीं। बीच बीच में शादी के प्रयत्न करता था, पहले ही खबर पहुंच जाती थी कि ये तो बहुत बेवड़ा है, पहले ही पतंग कट जाती थी। मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, काम धंधा ठिकाने पे लग गया था, सोशल बॉयकॉट में झेल रहा था, शरीर 35 किलो का हो गया था, पेट और पीठ एक हो गई थी, और मैं खुद चाह के भी दोस्तों ये जो मेरी परिस्थितियां है उनको ठीक नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ में नहीं था, ना मैं शराब बंद कर पा रहा था, ना उसको सीमित मात्रा में पी पा रहा था, ना अपनी जिंदगी जो अस्त व्यस्त हो चुकी है उसको मैनेज कर पा रहा था। तो आखिर मेरे एक जो इच्छा लेके एक ही मीटिंग में आया, वो आप लोगों के अनुभव से और इस एक ही प्रोग्राम की बदौलत मन की तैयारी कि नहीं, मुझे शराब नहीं पीना है यानी नहीं पीना है, मैं मरना नहीं चाहता। परिस्थितियां थी दोस्तों जब मैं ए में आया था, बस अकेला गिर गया था। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों इस प्रोग्राम
क्योंकि दोस्तों पहले सरेंडर किया था, तो मानता हूँ कि मेरी शराब रुक गई और आज भी वो रुकी हुई है। वरना अनगिनत लोगों को हमने देखा है कि एएमए आने के बाद में भी उनकी शराब चालू होते रहती है। तो मैंने जो बोला कि 32,000 कारण, क्या एक शराबी के सर पे जितने बाल है उतने बहाने हैं उसके पास में। लेकिन अगर वो फिर दोबारा शराब पी रहा है तो हम उसके लिए एक ही कारण बता सकते हैं, और वो है दोस्तों कि उसने अभी भी शराब के मामले में 100% सरेंडर नहीं किया। और ये प्रोग्राम ही दोस्तों, जब तक मैं पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करता, ये प्रोग्राम शुरू ही नहीं हो सकता। जब तक शराब नहीं बंद होगी तब तक मैं आगे का प्रोग्राम ही नहीं ले सकता दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों 12 कदम 12 परंपराओं की जो हमारी पुस्तक है, उसमें पहली स्टेप में बहुत साफ तौर पे लिखा है कि मेरे जैसा शराबी जब तक अपना बॉटम हिट नहीं करेगा तब तक दोस्तों वो ये आगे का प्रोग्राम नहीं ले पाएगा। कई बार लोग बोलते हैं दोस्तों कि कई लोग ऐसे हैं आज कि जिन्होंने बहुत ज्यादा बर्बादियां करके ए में नहीं आए, तो फिर उनका क्या। तो ए का प्रोग्राम बोलता है दोस्तों कि ऐसे सारे लोगों को, और ये आज अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि आज ए में ऐसे अनगिनत लोग हैं कि जिनका रॉक बॉटम नहीं हुआ है, उन्होंने पूरी तरीके से अपना बॉटम हिट नहीं किया है, उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बर्बादियां नहीं हुई है, लेकिन कहीं तो भी दोस्तों उन्होंने पहले ही इस बात का सरेंडर कर लिया कि हाँ, जितनी भी बर्बादी हो गई है उतनी काफी है। खुद मैं अपनी जिंदगी में अनुभव करता हूँ दोस्तों, तो मेरे मन में भी ये विचार आ सकते थे जब मैंने लोगों के अनुभव सुना। कोई बोल रहा था कि यार हमारे बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, तो मैंने देखा मेरे तो बीवी बच्चे ही नहीं थे, मैं कुंवारा ए में आया था, ए में आने के बाद शादी हुई। किसी की नौकरी चले गई थी, तो मैं कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट भी नहीं था, तो नौकरी जाने का भी सवाल नहीं था। लाखों के कर्जे करके लोग आए थे, तो मेरा वो भी नहीं था, कर्जे मेरे पे थे लेकिन उतने नहीं थे। कोई अपने हाथ पांव तुड़वा के आया था, कोई फुटपाथ देख कर आया था। एक मेंबर शेयर करते थे कि दूसरों के कपड़े पहन के आए थे, एक दूसरे मेंबर शेयर कर रहे थे कि 2 पांव में 2 कलर की अलग अलग चप्पल पहन कर आए थे। तो मेरे दिमाग में भी ये बात आ सकती थी दोस्तों कि इतनी बर्बादी तो मेरी नहीं हुई। लेकिन वहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे बोला कि हम अपना बॉटम थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बाकी के लोग रॉक बॉटम, अपना बॉटम हिट करके आए हैं, सारी बर्बादियां कर आए हैं, तो हम भी उतनी बर्बादी होने की राह देखें। और आज दोस्तों मैं उन सारे लोगों को बधाई देता हूँ कि जो समय आने से पहले ही रुक गए। मैं भी रुका। उसके पीछे का कारण था, अल्कोहलिज्म बीमारी के जो अनगिनत पार्ट शेयर होते हैं, उसमें एक पार्ट था दोस्तों, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। ये एक बढ़ते जाने वाली बीमारी है। अगर हम आज नहीं रुके तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये शराब हमको कौन से दिन दिखाने वाली है, कितने हद तक हमारी बर्बादियां होने वाली है। और इन 13 सालों में मैंने एक ही सर्विस में ऐसे अनगिनत अनुभव लिए हैं। मैंने अपने नजदीक के लोगों को खोया हूँ और दूर के तो अनगिनत लोगों को खोया हूँ कि जो इस सिंपल से प्रोग्राम को नहीं समझ पाए और जिन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर नहीं किया, आज वो दोस्तों उनमें से कई लोग इस दुनिया में नहीं है। मेरा एक लंगोटिया यार था, साथ में ही बचपने से हम पढ़ते थे, और मैं ए में आने के बाद में उसे भी मैसेज दिया और 3 साल उसको लाना ले जाना किया, 3 साल। और वो मैं जब जब उसको लेने जाता था तो वो एक ही मीटिंग में जरूर आता था, लेकिन दोस्तों कुछ ही दिन के बाद में फिर रिलैक्स मारता था।
आखिरकार दोस्तों 3 साल के बाद में उस मेरे दोस्त ने शहर के एक तालाब में अपनी जान दे दी। दूसरे एक दोस्त थे, उनको भी कई बार एएम में हमने मदद करने के बावजूद वो शराब से आजाद नहीं हो पाए थे और उनको कम से कम 1 साल दोस्तों फुटपाथ काटना पड़ा अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। ये तो ग्रेस ऑफ गॉड है कि आज वो फिर वापस आ गए, फिर अभी 1 साल उन्होंने अपना बर्थडे मनाया और आज वो अपने परिवार के साथ में है। अनगिनत लोगों को मैंने देखा दोस्तों जो अपना परिवार लेकर आए थे, लेकिन बाद में फिर शराब पीने की वजह से उनके परिवार चले गए, किसी की नौकरियां चली गई। एक ऐसा ही उदाहरण था, उनको हमने मैसेज दिया, अल्कोहलिक एनोनिमस की 2 मीटिंगें उन्होंने की और उसके बाद में दोस्तों वो फिर शराब की तरफ में चले गए और कुछ दिनों के बाद में खबर आई कि उनके एरिया में कोयले से भरी मालगाड़ियां जाती थी, तो उस मालगाड़ी से कोयला गिराने के चक्कर में नशे की हालत में वो मालगाड़ी के नीचे आ गए और उनकी दोनों टांगे काटनी पड़ी। अभी भी वो दोस्तों ए में नहीं, अब जिंदा है कि नहीं है ये भी नहीं मालूम। तो इन 13 साल की एक ही जर्नी में मैंने ऐसे अनगिनत लोगों को देखा हो दोस्तों कि जो इस प्रोग्राम पे सरेंडर नहीं कर पाए पूरी तरीके से, फिर दोबारा बार बार शराब की तरफ गए और आज वो दुनिया में नहीं है। इस लॉकडाउन में एक और मेंबर को हमने खोया कि जो कई सालों से ए में जाना आना कर रहे थे, मेरे अच्छे फास्ट फ्रेंड थे। इस लॉकडाउन में जब तक दारू की बंदी थी तब तक ठीक रहे और जैसी दारू की बंदी खुली, शायद भगवान ने उनको लेके जाने का ही प्लान बना लिया था, तो दारू की बंदी जैसे उठी, जैसे उन्होंने शराब पीना शुरू किया, हफ्ते 10 दिन के बाद ही खबर मिली कि वो किसी सुनसान एक मकान में जो पीकर पड़े रहे तो पड़े ही रहे। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई, एक अच्छे बड़े परिवार में जन्मा वो व्यक्ति, लेकिन उसके परिवार ने उसकी बॉडी क्लेम करना इनकार कर दिया। पुलिस वालों को साफ उन्होंने बता दिया कि भाई जितने पैसे चाहिए हमसे ले लो और इनको बाहर के बाहर दफनाओ, और बहुत ही गरज पड़ी तो हम घाट पे आ जाएंगे, आप पूरा क्रियाक्रम कर देना। तो अगर दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद भी पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करता हूँ, तो दोस्तों मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि मेरी बर्बादी का जो अंजाम है क्या होने वाला है। और दोस्तों मैं इस बात का भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि अगर मैंने सरेंडर कर लिया, इस प्रोग्राम को स्वीकार करके एक एक दिन के आधार पे जीना शुरू किया, तो मेरी जिंदगी में कितने चमत्कार होने वाले हैं, कितना मेरा फायदा होने वाला है, इसका भी एक शराबी अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं तो सिर्फ शराब बंद करने के लिए आया था दोस्तों, अपनी जान बचाने के लिए, और आज देखता हूँ दोस्तों जो जो मैं चाहता था वो सब मिल गया। मेरी शादी नहीं हो रही थी, ए में आने के बाद में 2 साल के बाद में शादी हो गई। आज मुझे 2 बच्चे हैं, एक लड़की 8 साल की है और एक लड़का अभी 2 साल का। 2 साल पहले मुझे लड़का हुआ। और खास तौर पे बताना चाहूंगा, इस महीने को दोस्तों एक मंथ ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, यानी कि ये कृतज्ञता का महीना है और मेरे लिए दोस्तों ये सेलिब्रेशन का महीना है। इस नवंबर महीने में भगवान इतनी खुशियां मुझे दे रहा है, इतनी खुशियां देता है कि अब जिंदगी भर ये नवंबर महीना मेरे लिए खुशियों का महीना रहने वाला है। 17 नवंबर को मेरी शादी हुई थी, 2 दिन पहले ही 11वीं मैरिज एनिवर्सरी मैंने किया दोस्तों। वही मिसेस है कि जो शुरुआत में मैंने एक ड्राई सोबराइटी में उससे पीछा छुड़ाने की सोच रहा था, लेकिन 12 कदमों के प्रोग्राम पे जब मैं चला तो 11 साल से वही औरत आज मेरा साथ दे रही है। कल दोस्तों 20 नवंबर को मेरे लड़के को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, यानी बैक टू बैक सेलिब्रेशन। मेरे साले और साली की शादी भी इसी महीने में हुई और इसी महीने में देखो दिवाली भी आ गई दोस्तों। तो ये महीना जो है दोस्तों, ये मेरे लिए एक सेलिब्रेशन का महीना बन के रह गया है। और जितना मैं सेलिब्रेट करता हूँ, जितना मैं आनंद उठा रहा हूँ, उतना मैं ग्रेटिट्यूड से भरता हूँ, उतना ए के प्रति और मेरे ईश्वर के प्रति मेरे मन में कृतज्ञता के भाव आते हैं।
यदि दोस्तों मैंने अगर इस प्रोग्राम पे सरेंडर नहीं किया होता तो दोस्तों आज मैं जिंदा नहीं होता। जैसा मैंने बताया कि ए में आने के पहले हाथ पांव टेढ़े होकर मैं गिरता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ। और अगर 6-7 महीने अगर ए में नहीं आता तो आज जिंदा भी नहीं होता। तो मेरे ईश्वर ने मेरे ऊपर में कितनी बड़ी कृपा की कि थोड़ी सी कृति मुझे करनी पड़ी। बगैर कृति के हासिल नहीं होता दोस्तों। सारा कुछ बैठा बिठाया ईश्वर नहीं देने वाला, कुछ तो मुझे भी कृति करनी पड़ती है। इस मीटिंग में आना पड़ता है, गौर से लोगों को सुनना पड़ता है, और जो यहाँ पर सुना वो जिंदगी में लागू करना पड़ता है। तब जाके दोस्तों हमारी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। और सबसे बड़ी आखिरी में एक बात बोलकर अपनी शेयरिंग खत्म करूंगा कि जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, तो वो सरेंडर शराब के मामले में एक सिंबल है। असलियत में वो सरेंडर दोस्तों हमारे ईगो का, हमारे घमंड का होता है। सारे 1 के 12 कदमों को ईगो डिप्लेशन के कदम बोले जाते हैं, यानी हमारे अहंकार की हवा निकालने के, अहंकार का खच्चीकरण करने के कदम। और उसकी शुरुआत जो होती है दोस्तों, वो पहले कदम से होती है। पहले कदम पे जब हम 100% सरेंडर करते हैं, पूरी तरीके से हार मानते हैं, इसका मतलब हमारे अहंकार का समर्पण करते हैं, हमारे ईगो का समर्पण करते हैं। यही वो ईगो था जो बोलता था कि अरे सब मैनेज कर लेंगे, अपन कभी भी बंद कर सकते बॉस, सब अपने हाथ में है। लेकिन देख लिया दोस्तों, कर चुके थे शराब के मामले में। और वही घमंड अगर मैं कायम रखता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। तो कहीं तो भी दोस्तों जब हम सरेंडर करते हैं, मतलब हमारे अहंकार का त्याग करते हैं, हमारे अंदर में एक विनम्रता आती है, ह्यूमिलिटी, जो इस प्रोग्राम पे हमको टिकाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं शराब के मामले में सरेंडर करता हूँ तो ये विनम्रता ही है दोस्तों। ये मैं विनम्रता के साथ अपनी वास्तविकता को कबूल करता हूँ कि मैं एक ऐसा शराबी हूँ कि जो सीमित मात्रा में पी नहीं सकता, और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, मेरे हाथ में नहीं बचा है ये। यही सच्ची विनम्रता होती है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी मेरे अनुभव इस सरेंडर और एक्सेप्टेंस पे थे, मैंने आपके सामने में रखने की कोशिश की और आप लोगों ने सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।